जैसे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि पेपर यहीं से उठेगा, बिल्कुल पेपर यहीं से ही आने वाला है। यूएनओ का एक भी क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में क्रैक करना है तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। यकीन मानिए आपको बहुत कुछ समझने को और पेपर में धूम मचाने को मौका मिलेगा। तो शुरू करते हैं बिना बात किए, आगे चीज़ों को क्लियर करते हैं। देखो, ये यूएनओ से रिलेटेड एक वीडियो है, उसके एमसीक्यू जो पिछले सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं, ऐसे भी हैं जो आइडल भी हैं और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी संबंधित है। आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। 20 मैंने ऐसे सेट लगाए हैं जो कुल मिलाकर 60 एमसीक्यू बनते हैं और यहाँ से तो भाई बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे। तो ध्यान रखो, जो मैं बताने वाला हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है आपके सामने है। क्या व्यापार बढ़ाना है, क्या विश्व शांति बढ़ाना है, तीसरा पॉइंट है क्या देश की आंतरिक राजनीति को नियंत्रित करना है या फिर सैन्य गठबंधन बनाना है। अगर हम समझे कि यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी और जब दुनिया के अंदर 2 विश्व युद्ध समाप्त हो गए थे और उसमें क्या अशांति फैली थी, कैसे लोग मारे गए थे, उसको ध्यान में रखते हुए दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएनओ का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बच्चे? यूएनओ का निर्माण हुआ। कब होता है? 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना होती है? यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्रीय संघ भी कहते हैं या संगठन भी कह सकते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य क्या हो सकता है बच्चे? इसका उद्देश्य है विश्व में शांति बनाए रखना और एक तरह से युद्ध को रोकना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएन का मूल उद्देश्य युद्ध को रोकना और शांति को स्थापित करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आसान था परंतु इतना भी नहीं कि आप ना पढ़ के जाओगे तो यही मुश्किल लगेगा। तो आगे दूसरा क्वेश्चन है कि लीग ऑफ नेशंस, क्या बच्चे? लीग ऑफ नेशन की स्थापना किसके बाद हुई? देखो, आपको पता है कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ? साल 1939 से, नहीं गलत, साल 1914 से 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध होता है। और जब पहला विश्व युद्ध खत्म होता है तो 2 साल बाद हम देखेंगे साल 1920 में। कब बच्चे? 1919 में किसकी स्थापना होती है बच्चे? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है। ये क्या है? ये जैसे भी मैंने बताया ना, संयुक्त राष्ट्रीय संगठन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उससे भी पहले एक दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि दुनिया के अंदर पहला विश्व युद्ध घटित हो चुका था, जिसमें आप मान के चलो कि 3 करोड़ लोग मारे जाते हैं पहले विश्व युद्ध के अंदर और कितनी ही संपदा संसाधन नष्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद यूरोप की धरती काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलती है। हम देखते हैं कि लीग ऑफ नेशन का गठन साल 1919 में वर्साई की संधि के तहत किया जाता है। कौन सी संधि के तहत किया जाता है ये मत भूलना बच्चे, वर्साई की संधि। सीयूटी का पेपर यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संगठन की मैंने अभी ऊपर बताया था, बड़ा आसान है। 24 अक्टूबर 1945 को, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है, तीसरा विश्व युद्ध ना हो, विश्व में शांति बनी रहे, इसलिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएन चार्टर लागू होता है और यूएन की स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। देखो, क्या आर्थिक प्रतियोगिता को बढ़ाना है? क्या यूएनओ इसलिए बनाया ताकि दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था को लेकर प्रतियोगिता बने? नहीं। क्या विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए है? क्या साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने के लिए है? क्या व्यापार समझौतों को बढ़ावा देने के लिए? सबसे संतुष्ट भरा जवाब होगा विश्व शांति को बढ़ावा देना और सुरक्षा को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी होगा, बिल्कुल बी होगा बच्चे। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी है, यानी विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5वां, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ये ध्यान रखना, यूएनओ जो है अमेरिका का बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्योंकि अमेरिका ने ही आइडिया दिया था और जाहिर सी बात है, तो अमेरिका की ही भूमि यानी ज़मीन पर, न्यूयॉर्क पर ये हेडक्वार्टर इसका यूएनओ बनाया गया है। तो यूएनओ जो है न्यूयॉर्क में बनाया गया है, इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क है। और जबकि कुछ एजेंसियों का मुख्यालय अलग अलग देशों में है। इसकी एजेंसी बहुत सारी हैं, उनका भी अलग अलग देशों के अंदर आपको मुख्यालय मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आगे बढ़ते हैं और क्या बता रहा है ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 हैं।
यूएन के प्रमुख अंग 6 हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और न्याय परिषद। ये मैंने जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ाया है, एक एक पॉइंट को समझाया है, प्लीज़ जाके आप देख सकते हो। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अंग नहीं है? सुरक्षा परिषद, महासभा, विश्व बैंक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हाँ, विश्व बैंक नहीं है। विश्व बैंक एक तरह की एजेंसी है, ये इसका सिद्धांतिक अंग नहीं है। स्पेशल एजेंसी कहा जा सकते हैं किसको? बैंक को, वर्ल्ड बैंक को। यूएनओ का जो हिस्सा है वर्ल्ड बैंक नहीं है, वो एक उसकी एजेंसी है, एक अभियंत्रीकरण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य कितने हैं? बहुत आसान है, 5 हैं, जिसे P5 के नाम से भी जाना जाता है, परमानेंट 5। इनके पास परमाणु बम भी है और इनके पास वीटो पावर भी है और परमानेंट 5 देश के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये हैं। अगर देखा जाए तो अमेरिका, रूस और फ्रांस, ये गलत हो गया थोड़ा सा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इनका एक अलग ग्रुप है। रूस और चीन, यूएनओ के अंदर भी जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसके अंदर भी ग्रुप है। रूस और चीन साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हैं और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित है। मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को समझाया है और ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो आप मेरी जो लॉन्ग वीडियो है उससे जाकर देख सकते हो, बहुत डिटेल में और बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद के अंदर कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 10 तो हैं स्थायी नहीं, अस्थाई। 10 अस्थाई हैं और 5 स्थायी हैं। 5 स्थायी को अभी हमने P5 से भी देखा है। P5 यानी जिनके पास वीटो पावर है, जिनके पास परमाणु शक्ति है, ठीक है, जो परमानेंट हैं। तो 5 स्थायी देश हैं और 10 अस्थायी देश हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कौन सा अंग विश्व संसद कहलाता है? विश्व की संसद, मैंने ये भी सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। मान के चलिए अगर आपने वो लॉन्ग वीडियो देखा है तो इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर ले जाओगे। तो महासभा को अगर देखा जाए तो विश्व की संसद या वर्ल्ड पार्लियामेंट कहा जाता है। सुरक्षा परिषद नहीं कहा जाता, आर्थिक सामाजिक परिषद नहीं कहा जाता, सचिवालय नहीं कहा जाता, महासभा कहा जाता है। ये एक तरह का दुनिया का पार्लियामेंट की तरह काम करता है। आगे यूनेस्को, पहले तो ये बताइए कमेंट करके कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। देखो, यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या आर्थिक मदद देना है? क्या शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक का विकास करना है? बच्चों की सुरक्षा देना है या अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाना है? तो अगर देखा जाए तो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति का विकास करना है। अगर आप इसके शब्दों से भी जोड़े, शिक्षा यानी एजुकेशन, यहाँ पे ई दिखेगा आपको, विज्ञान यानी साइंस, यहाँ पे एस दिखेगा आपको, ठीक है बच्चे, और संस्कृति यानी सी, कल्चर भी दिखेगा आपको, ठीक है। इसका डेवलपमेंट करने की बात करिए, अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया तो समझा ही देता हूँ। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिकल कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, इसका विकास करना है यूनेस्को का काम। ठीक बच्चे, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। यूनिसेफ का कार्य क्या है? आप इसकी भी फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके सामने कुछ ऑप्शंस है। बच्चों की देखभाल करना है, उनकी सहायता करना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है, शांति सेना का नेतृत्व करना है या अंतर्राष्ट्रीय ऋण देना है। सही आंसर होगा ए, बच्चों की देखभाल व सहायता करना है। बच्चों की देखभाल व सहायता करना है, ये इसका सही आंसर होगा। यूनिसेफ बच्चों की स्वास्थ्य, शिक्षण, पोषण और आपातकालीन सहायता में काम करता है। ऐसे देश, अभी देखो आप ये इसका एक आइडिया लगाइए, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है। यूक्रेन के अंदर जो छोटे बच्चे हैं जो वहाँ पे बड़े हालात में जी रहे हैं, या फिर इज़राइल के द्वारा हमास के अंदर, या फिर जहाँ पे उसने फ़िलिस्तीन के अंदर जो अटैक करा था इज़राइल ने, वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल कौन करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनिसेफ करेगा, क्योंकि यहाँ पर अब खाने पीने की बहुत ज़्यादा समस्या आ गई है, अकाल जैसी स्थिति आ गई है, कुपोषित हो रहे हैं, उनके खाना पहुँचाने का काम कौन करेगा? यूनिसेफ करेगा। ठीक है, तो बच्चों की देखभाल व सहायता करता है यूनिसेफ। यूनिसेफ बच्चों के स्वास्थ्य की बात करता है, शिक्षा, पोषण व आपातकालीन सहायता में काम करता है।
WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या बच्चे? WHO की स्थापना, आप ऐसा करो, मैं तो बता ही रहा हूँ फुल फॉर्म, आप भी कमेंट बॉक्स पे इन सब की एक तरह से आप इनकी फुल फॉर्म लिखकर बता सकते हैं। तो 1945 के अंदर, क्या 1946 के अंदर, 48 के अंदर, 1950 के अंदर, क्योंकि आंसर सामने ही है। साल 1948 में WHO की स्थापना होती है, ऑप्शन सी सही है। 7 अप्रैल 1948 को हुई, ये वर्ल्ड हेल्थ डे भी कहा जाता है। यानी 7 अप्रैल को, हर साल 7 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस के तौर पे भी जाना जाता है। ILO ये काफ़ी पुराना संगठन है यूएनओ का, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये 1919 में 1920 के आसपास बना था। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस का मुख्यालय कहाँ पर है? श्रमिकों के अधिकार और कल्याण के लिए, सैन्य सहयोग के लिए, मुख्य उद्देश्य पूछ रहे हैं यहाँ पे, मुख्यालय नहीं, सॉरी, मुख्य उद्देश्य सैन्य सहयोग के लिए, वैश्विक व्यापार के लिए, क्योंकि ILO से समझ में आ रहा है वो श्रमिकों की बात करेगा तो श्रमिकों के अधिकार और कल्याण की ही यहाँ पे कुल मिला के बात की जाएगी। ऑप्शन ए सही रहा, ठीक है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्या बच्चे? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका पूरा नाम क्या है? जैसे मैंने बता ही दिया है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन ए सही आंसर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF देश की वित्तीय सहयोग करता है, यानी मदद करता है और इनमें स्थिरता प्रदान करता है। ये सारे पॉइंट्स मैं अपनी लॉन्ग वीडियो में समझा चुका हूँ। WTO का गठन कब हुआ था? WTO कब बना था बच्चे, आप बताओ? 1945 है क्या? 50, 95, 2000? साल 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या बच्चे इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इससे पहले यानी WTO को पहले GATT के नाम से भी जाना जाता था। साल 1947 को बदलकर नाम इसका, 1947 में गेट की स्थापना हुई थी और गेट का नाम बदल के 1995 में आप देखते हो क्या नाम रख दिया गया? 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 आ गया है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कार्य क्या है? एटॉमिक एनर्जी, देखो बेटा इस पर तो अंडरलाइन कर लीजिए। एटॉमिक एनर्जी तो ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित ही होगा, जाहिर सी बात है। और ये एक ऐसी एजेंसी है जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित शांतिपूर्ण तरीके से काम करती है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सैन्य गठबंधन के लिए नहीं, व्यापारिक समझौते के लिए नहीं, या श्रमिक अधिकारों के लिए बिल्कुल नहीं, तो परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करने के लिए। देखो यहाँ पे इसका नाम में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। अगर पहले तो उसके फुल फॉर्म याद करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। तो एटॉमिक एनर्जी की जहाँ बात आएगी तो ये एनर्जी का इस्तेमाल शांतिपूर्ण तरीके से करने की बात की जाती है इस संगठन के द्वारा, इस एजेंसी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 18, एमनेस्टी इंटरनेशनल किस क्षेत्र में काम करती है? तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 है, कुछ पूछ रहा है ये आपसे कि भाई एमनेस्टी इंटरनेशनल किन क्षेत्र में काम करती है? क्या बच्चों की शिक्षा के लिए, क्या मानवाधिकार के लिए, श्रमिकों की सुरक्षा के लिए, या व्यापारिक विवादों के लिए? सही आंसर है एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों के लिए काम करती है और मानवाधिकार की रक्षा और उल्लंघन के खिलाफ आवाज़ उठाती है। अगर कोई देश मानवाधिकार का उल्लंघन करता है, जैसे अभी रशिया के खिलाफ मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एक तरह से एक्शन लिया जा रहा है यूएनओ के अंदर, ठीक है। तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ता है और ये आवाज़ कौन उठाता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल उठाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ह्यूमन राइट वॉच का मुख्य उद्देश्य क्या है? ह्यूमन राइट वॉच का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाएं देना, पहला ऑप्शन आपके सामने है। मानवाधिकार की निगरानी व सपोर्ट रिपोर्ट देना, सैन्य सहायता करना, या फिर व्यापार करना। तो सही आंसर होगा आंसर बी, मानवाधिकार की निगरानी करना, कि भाई मनुष्य के अधिकारों के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, कोई इनके अधिकारों को छीने ना, उसकी देख रेख कौन करता है? ह्यूमन राइट वॉच करता है, ठीक है। तो मानवाधिकार की निगरानी व रिपोर्ट बनाता है, मानवाधिकारों को लेकर निगरानी भी करता है ये ह्यूमन राइट वॉच, और उसके ऊपर रिपोर्ट भी कौन बनाता है? ह्यूमन राइट वॉच। तो ह्यूमन राइट वॉच HRW विश्व भर में मानवाधिकार के हनन को लेकर रिपोर्ट बनाई जाती है। जैसे कि अभी मान के चलिए, मैं फिर से वही ऑप्शन जोड़ रहा हूँ कि रशिया और क्या कहते हैं इजराइल, रशिया और इजराइल ये अभी देश ऐसे हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने शत्रु देशों के साथ, ठीक है। जैसे इजराइल लड़ रहा है हमास के साथ, फिलिस्तीन के साथ,
या फिर अगर हम बात करें यूक्रेन के साथ कौन लड़ रहा है, रशिया लड़ रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मानव अधिकार के उल्लंघन हो रहा है। तो इसके ऊपर रिपोर्ट बनाने का, इसके ऊपर कौन बताएगा कि किस तरह से ये मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है मानव अधिकार का उल्लंघन करने के लिए। तो इसके ऊपर रिपोर्ट कौन बनाएगा, HRW यानी ह्यूमन राइट वॉच का मुख्य काम होगा ये रिपोर्ट बनाने का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, ये एक सेट पूरा खत्म होने वाला है कि भारत किस सुधार की मांग लंबे समय से करता आ रहा है। भारत किस सुधार की मांग लंबे समय से करता आ रहा है। आपके सामने ऑप्शन है, आपको ध्यान देना है। महासभा में स्थायी सीट को बढ़ावा देने की बात करता है क्या भारत, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता बढ़ाने की बात करता है, IMF की अध्यक्षता की बात करता है, या WHO के मुख्यालय भारत में स्थापित करने की बात करता है। तो सही आंसर होगा आंसर बी, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता। क्योंकि आप जानते हो जब से UNO बनाए तब से आज तक P5 के अंदर केवल 5 ही कंट्री हैं, इसमें कोई छठा देश नहीं जुड़ा है। तो इसमें सदस्यता बढ़ाने की यानी परमानेंट देशों के अंदर सदस्यता बढ़ाने की बात कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या कहते हैं सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभय क्लासेस को क्या कहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करना और कमेंट करना कि आपको क्या ऐसी वीडियो पसंद है, तो मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँगा। और कौन सा टॉपिक चाहिए वीडियो बनाने के लिए, MCQ जो पिछले सालों से पूछे आ रहे हैं, तो मैं ऐसी वीडियो हमेशा आपके लिए पेश करता रहूँगा। तो सामने आपके क्वेश्चन 21 है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो अगला 20 का सेट है, MCQ ऑन UN रिफॉर्म इंडिया एंड यूनेस्को। तो रिफॉर्म की बात चल रही है भाई, किस तरह से UN के अंदर रिफॉर्म करने की बात कर रहा है भारत। और यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिकल कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, इसके क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी उठा कर देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता ही है MCQ के अंदर। तो शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की सबसे अधिक मांग किस अंग से जुड़ी है। तो जाहिर सी बात है सुरक्षा परिषद, नो डाउट। सुरक्षा परिषद एक तरह से विवादित अंग है, क्योंकि इसकी जो ढांचा है वो एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बनाया गया है, जो एक तरह से सुधार की एक तरह से डिमांड है इसकी। तो संयुक्त राष्ट्र के अंदर देखा जाए तो इसमें यानी सुरक्षा परिषद के अंदर सुधार की बात की जाती है हमेशा से। तो सुरक्षा परिषद इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा फिर से देखते हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता बढ़ाने का मुख्य कारण क्या बताया जाता है, कि भाई क्यों आखिर सदस्यता स्थायी सदस्यों में बढ़ाई जाए। लोकतंत्र और मानवाधिकार को ध्यान में रखकर बताने की बात की जा रही है, आर्थिक और सैन्य शक्ति के आधार पर बताने की बात की जा रही है, जनसंख्या और भौगोलिक प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है, उपरोक्त सभी। अगर हम देख रहे हैं तो क्या कहते हैं उपरोक्त डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी, ये एक तरह से मुख्य कारण बनते हैं जिसमें स्थायी सदस्यता हो। आपको याद हो तो मैंने इसके ऊपर पूरा एक क्या कहते हैं लेक्चर दिया हुआ है, लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है, और मैंने कॉफ़ी अन्नान का जो सुझाव थे उसके बारे में बात करी थी। तो ये कॉफ़ी अन्नान के सुझाव ही हैं। इसमें बताने की कोशिश की जाती है भाई कोई देश अगर लोकतांत्रिक होगा, मानवाधिकार ज़्यादा है उस देश के अंदर, उसको मौका मिलना चाहिए सदस्यता सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सदस्य बनने के, आर्थिक और सैन्य शक्ति के लिए, या फिर जनसंख्या और भौगोलिक प्रतिनिधित्व के लिए। ऐसे देश अगर इन चीज़ों को अपने देशों के अंदर समाहित रखते हैं तो इन देशों को किस में जगह मिलनी चाहिए, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता में जगह मिलनी चाहिए। ये कॉफ़ी अन्नान का भी कॉन्सेप्ट यहाँ से जुड़कर देखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधार पर 1992 में किस निकाय ने प्रस्ताव पारित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधार पर 1992 में किस निकाय ने सुझाव प्रस्ताव पेश करा था। 1992 में आपका आंसर होगा बी, महासभा ने। महासभा के बाद साल 1998 में, कब बच्चे, 1998 में फिर कोफी अन्नान सुझाव देते हैं कि भाई किस प्रकार से क्या कहते हैं UN के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसके अंदर स्थायी सदस्यता बढ़ाई जा सकती है। तो आपने ये मेरी पिछली जो वीडियो है, लॉन्ग वीडियो है, उसमें ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा जिन बच्चों ने, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर बी सही रहेगा। 1992 में महासभा ने सुधार प्रस्ताव पारित किया ताकि सुरक्षा परिषद व प्रक्रिया में बदलाव हो सके।
क्वेश्चन नंबर 4 है निषेधाधिकार यानी वीटो पावर की समाप्ति का सुझाव किस सुधार के अंतर्गत आता है। अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे निषेधाधिकार के सुधार की बात की जा रही है, तो इसने डायरेक्टली ये तो नहीं बोला कि सुरक्षा परिषद, इसने निषेधाधिकार बोला यानी वीटो पावर। और आप जानते हो कि वीटो पावर सुरक्षा परिषद के अंदर जो P5 देश है इनके पास वीटो पावर होती है, और इसमें सुधार की बात की जा रही है कि भाई इसमें समाप्ति की जाए और साथ साथ इसके अंदर सुधार भी किया जाए। तो ये एक प्रक्रियात्मक सुधार की बात चल रही है यहाँ पे। क्या न्यायिक सुधार है, प्रशासनिक सुधार है, वित्तीय सुधार है? अगर देखा जाए तो इसकी प्रक्रिया में ही गड़बड़ी है, तो पहले प्रक्रिया सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि P5 को ही एक तरह से वीटो पावर दी गई है, जो कि यानी आप देखोगे ना एक संगठन है जिसके 5 सदस्यों के पास विशेष ताकत है जो कि वीटो पावर के नाम से जानी जाती है। तो ये प्रक्रिया ही गलत है, तो प्रक्रिया में सुधार की बात की जाती है। इसलिए आई बात समझ में आपको। क्वेश्चन नंबर 5वां, तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सुधार का सबसे बड़ा समर्थक है? सुरक्षा परिषद इसका एक टारगेट है। देखा जाए ना तो सुरक्षा परिषद में सुधार की बात की जाती है, और भारत भी चाहता है कि सुरक्षा परिषद के अंदर सुधार हो। तो सी पॉइंट इसका सही होगा, क्योंकि सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधि मूलक बनाना है ताकि इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ सके। तो सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधि मूलक का मतलब कि इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है, खास तौर पे जो P5 है उस P5 के अंदर और जो देश हैं शामिल किए जाएं, इसकी बात की जा रही है। तो भारत भी इसका जोर शोर से समर्थन करता है ताकि भैया इसके अंदर प्रतिनिधित्व बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, भारत की सबसे बड़ी मांग क्या है? भारत की सबसे बड़ी मांग आपके सामने ऑप्शंस में देखेंगे। क्या महासभा में स्थायी सीट लेना है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता है, या IMF का अध्यक्ष पद बनना है, या फिर WHO का मुख्यालय भारत में खोलने की बात की जा रही है? तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग है। भारत भी चाहता है, भारत कहता है भाई हम दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, और मानवाधिकार का ध्यान रखा जाता है, UNO के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। तो इस आधार पे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भारत को मिलनी चाहिए, ये डिमांड भारत की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद में वर्तमान अस्थायी सदस्य कितने हैं? अस्थायी सदस्य देखा जाए तो 10 ही हैं। आप जानते हो कि आप 15 कुल सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के अंदर, जिनमें से 5 ऐसे हैं जो P5 या परमानेंट 5 देश हैं, परमानेंट 5 कंट्रीज, और 10 ऐसे हैं जो टेम्पररी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों के तहत शांतिपूर्ण संस्थापक आयोग, क्या बच्चे? शांतिपूर्ण संस्थापक आयोग किस उद्देश्य से सुझाया गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यूनिक क्वेश्चन है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों के तहत शांतिपूर्ण संस्थापक आयोग की स्थापना के बारे में बात की जा रही है। ये सुझाव किसने सुझाया सबसे पहले, ये पूछ रहा है। तो आर्थिक सहयोग ने, आतंकवाद रोकने के लिए, शांति स्थापना को प्रभावकारी बनाने के लिए, या फिर सदस्यता बढ़ाने के लिए? बहुत आसान आंसर है इसका अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है इसका, शांति स्थापना को प्रभावकारी तरीके से बनाने के लिए। शांति संस्थापक आयोग का मकसद था कि संकटग्रस्त देशों में स्थायी शांति निश्चित की जाए। जैसे आप अभी देख रहे हो कि कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे संकट चल रहा है युद्ध को लेकर, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे सिविल वॉर होता है, तो वहाँ पे चीज़ें स्थायी बन सके, वहाँ पे चीज़ें परमानेंट हो सकें, इसके लिए कौन काम करेगा? इसके लिए क्या चीज़ बनाई गई थी? एक आयोग बनाया गया जिसे हम शांति संस्थापक आयोग के नाम से जानते हैं, जो किसके द्वारा बनाया गया था, किसके तहत बनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के तहत बनाया गया था। लोकतंत्र कोष की स्थापना का प्रस्ताव किससे जुड़ा हुआ है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र कोष की स्थापना का प्रस्ताव आर्थिक सहयोग से जुड़ा हुआ है क्या? आपके सामने ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपके सामने है कि लोकतंत्र को प्रोत्साहन करने के लिए या विकास करने के लिए है, शिक्षा के प्रसार के लिए, सैन्य शक्ति के लिए। तो सिंपल सी बात है, जब लोकतंत्र कोष की बात आई तो लोकतंत्र प्रोत्साहन की ही बात आएगी यहाँ पे। आंसर बी इसका सही रहेगा। लोकतंत्र को प्रोत्साहन व विकास की बात की जाए तो यहाँ पे लोकतंत्र कोष से संबंधित है। ये प्रस्ताव इसलिए दिया गया कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं को विश्व भर में बढ़ावा मिल सके। आरी बात समझ में आपको? आगे बढ़ते आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है कि आतंकवाद की निंदा किस सुधार एजेंडे में शामिल है। देखो, आतंकवाद से संबंधित क्वेश्चन है कि भाई आतंकवाद की निंदा किस सुधार एजेंडे में शामिल है, कि भाई किस तरह से निंदा करके सुधार किया जाएगा। तो न्यायिक सुधार से संबंधित है, क्या प्रक्रियात्मक सुधार से है, या शांति और सुरक्षा सुधार से है? तो इसका आंसर होगा सी, शांति और सुरक्षा से संबंधित सुधार।
शीत युद्ध के बाद आतंकवाद को वैश्विक शांति के लिए खतरा माना गया है और इसकी निंदा आवश्यक समझी गई है। अगर हम देखें, जब तक शीत युद्ध था तो शीत युद्ध में दो महाशक्तियां आपस में लड़ रही थी, यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, दुनिया के सामने चिंता ये थी कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध शुरू ना हो जाए, कहीं शीत युद्ध समाप्त होकर तीसरा विश्व युद्ध ना शुरू हो जाए। परंतु होता क्या है कि शीत युद्ध में यूएसएसआर हार जाता है। क्या बच्चे? यूएसएसआर हार जाता है, यूएसएसआर हार जाता है और यूएसए जीत जाता है। अब दुनिया के अंदर एकमात्र शक्ति का दबदबा हो गया, वो है यूएसए। परंतु समस्याएं और नहीं आ गई। वो कौन सी समस्याएं थी? उनमें से एक समस्या थी आतंकवाद। अब आतंकवाद से संबंधित निंदा के लिए सुधार एजेंडे लाए गए। तो इसी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का प्रमुख केंद्र कौन सा देश माना गया है? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का प्रमुख केंद्र कौन सा केंद्र माना गया है? तो वो है अमेरिका। ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ। इसको तो बिना समय गवाए ही हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, साल 1946 में किस संस्था का सदस्य बना भारत? साल 1946 में कौन सी इंस्टीट्यूट या संस्था का सदस्य मेंबर बनता है? साल 1946 में अगर देखे जाए तो यूनेस्को का बनता है भारत सदस्य। डब्ल्यूएचओ का नहीं बनता है, आईएमएफ का नहीं बनता है, यूनेस्को का बनता है, यूनिसेफ का नहीं बनता है। यूनेस्को की मैंने फुल फॉर्म बताई थी ऊपर, याद हो तो। अगर शायद याद नहीं है तो मैं फिर से बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशनल, ई से एजुकेशन, एस से साइंटिफिकल, सी से कल्चर, ओ से ऑर्गेनाइजेशंस। तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और भारत ने 1946 में इसमें शामिल हो गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। यूनेस्को का मुख्यालय पूछ रहा है। मैं यूनेस्को की फुल फॉर्म भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन बार बार होता रहे। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिकल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। यूएन से बोलो होगा यूनाइटेड नेशनल, ई से होगा एजुकेशन, एस से होगा साइंटिफिकल कल्चर, सी से होगा कल्चर, ओ से होगा ऑर्गेनाइजेशंस। ये इसका मुख्यालय पूछा है, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका आंसर क्या न्यूयॉर्क है? नहीं। पेरिस है? हाँ, पेरिस इसका सही जवाब होगा। लंदन और जिनेवा इसका सही आंसर नहीं है। तो यूनेस्को का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, फ्रांस के अंदर क्या कहते हैं यूनेस्को का मुख्यालय हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछ रहा है। मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक होगा या सोशल इकोनॉमिक होगा? नहीं, एजुकेशन साइंटिफिकल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होगा। बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा। हाँ, आंसर बी सही है। और इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो सारे गलत हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? ये बोल रहा है कि कब इसकी स्थापना हुई थी, कब ये बनकर तैयार हुआ था। तो यूनेस्को की स्थापना साल 1945 में हुई थी और ये दिन देखा जाए क्या कहते हैं डेट उसकी 16 नवंबर थी, महीना नवंबर था, डेट 16 थी, साल 1945 था। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं इसे बता चुका हूँ। शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति के माध्यम से शांति बनाए रखना, ये एक तरह से यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य है। अब ये आगे बोल रहा है कि यूनेस्को का मुख्य प्रमुख अंग कौन सा है? यूनेस्को का ये अंग बोल रहा है। यूनेस्को का प्रमुख अंग आपके सामने ऑप्शन है महासभा, कार्यकारी बोर्ड, सचिवालय, महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, विश्व बैंक, आईएमएफ या डब्ल्यूटीओ, या सचिवालय, ट्रस्टीशिप या काउंसिल, न्यायालय। सही आंसर होगा महासभा, कार्यकारी बोर्ड और सचिवालय। यूनेस्को के 3 अंग हैं, जनरल कॉन्फ्रेंस, एग्जीक्यूटिव बोर्ड और सेक्रेटरीट। ये 3 अंग है यूनेस्को के। ये सीयूटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तो भारत यहाँ पे देख रहा है कि भाई किस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों को देखता है। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर सुधार होंगे तो भारत किस तरह से इसको देखेगा, किस दृष्टिकोण से, किस नज़रिए से देखेगा? महत्वहीन नज़र से नहीं, केवल पश्चिमी देशों के उपयोगी के लिए नहीं, अपनी भूमिका को बढ़ाने का अवसर देने के लिए, या आर्थिक बोझ के लिए? आंसर होगा अपनी भूमिका को बढ़ाने के लिए। वो चाहेगा कि उसका परमानेंट 5 जो है उसमें परमानेंट 6 हो जाएं और भारत भी शामिल हो जाए। तो अपनी भूमिका को बढ़ाने का अवसर देखता है भारत, ताकि उसमें सुधार हो सके, ताकि उसकी वैश्विक भूमिका और प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशंस बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। देखें ये क्या बोल रहा है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग क्यों उठी? जाहिर सी बात है, ये एक ऐसा अंग है जहाँ पर अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है
और स्थायी सदस्यों के खास तौर पे बात की जा रही है यहाँ पे, तो स्थायी सदस्यों में केवल 5 ही सदस्य हैं। जब से ये निर्माण हुआ है यूएनओ, इसका जो अंग सुरक्षा परिषद है, तब से लेके आज तक, आज की डेट तक इसके अंदर 5 ही परमानेंट सदस्य हैं और 10 अस्थायी यानी टेम्पररी हैं। कुल मिला के 15 है, जिसमें से 5 स्थायी है। तो यहाँ पे स्थायी वाले के बारे में बात कर रहा है। तो स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग क्यों उठ रही है? केवल पश्चिमी देशों को वर्चस्व केवल पश्चिमी देशों का वर्चस्व है इसलिए, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व कमजोर है इसलिए, अधिक लोकतांत्रिक संतुलन चाहिए, या उपरोक्त सभी? देखा जाए तो ये ऑप्शन डी सही है, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ों की डिमांड है, इसलिए इस चीज़ को यानी इसमें सुधार करने या परमानेंट के अंदर और स्थायी सदस्य बढ़ाने की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की यूएन स्थिति, भारत की स्थिति यूएन में क्या है सुधारों को लेकर? क्या निष्क्रिय है, क्या वो उसमें एक्टिव है या नहीं, ये बोल रहा है। सुधारों का विरोध करता है क्या भारत? क्या सक्रिय समर्थक और स्थायी सदस्यता का दावेदारी है, या केवल आर्थिक सहयोग चाहता है? आंसर इसका सही होगा सी। बहुत जटिल, बिल्कुल सटीक आंसर है इसका सी, क्योंकि इसके अंदर सक्रिय समर्थक है भारत। एक तरह से यूएनओ का एक तरह से अलर्ट देकर मेंबर है इसमें यूएनओ के अंदर, ठीक है ना बच्चे। और इसका स्थायी सदस्य की दावेदारी भी भारत करता है। को ये मेरा अभय क्लासेस नाम से यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाइए और कंट्रीब्यूशन दीजिए अपना भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से 20 का सेट है, ये 60 क्वेश्चन की ओर जा रहा है, ये 41वां क्वेश्चन, आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने, इसमें क्या बोल रहा है, एमसीक्यू ऑन यूएन रिफॉर्म एंड इंडिया, कि भारत जो है यूएन रिफॉर्म में किस तरह से देखता है और भारत का क्या नज़रिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव का समर्थन क्यों करा है? केवल सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए, क्या विश्व शांति बनाए रखने के लिए, बदलते विश्व में यूएन को मजबूत बनाने के लिए, या पड़ोसी देश पर दबाव डालने के लिए? आंसर सही बिल्कुल औचित्य है सी, क्योंकि बदलते विश्व में यूएन को मजबूत बनाना है तो उसे अपने मेंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी उसके अंदर परमानेंट 5 के अंदर 5 ही कंट्रीज़ हैं, तो इसमें 5 के अलावा अन्य और देश जुड़े हैं, तो P5 की जगह P6 या 7 या और भी अन्य देश हो सकते हैं। तो इसलिए भारत इस नज़र से देखता है। भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में किसे प्रमुख होना चाहिए? भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में किसे प्रमुख होना चाहिए? क्या सैन्य गठबंधन को होना चाहिए, आर्थिक प्रतिस्पर्धा का होना चाहिए, विकास को होना चाहिए, और औपनिवेशिक नीति का होना चाहिए? अगर देखा जाए तो विकास इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी चिंता संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग से जुड़ी हुई है? तो इसका आपका सही आंसर होगा, क्योंकि हम इतनी देर से समझते हुए आ रहे हैं, सुरक्षा परिषद के अंदर जो परमानेंट सीट है उसमें सुधार की बात चल रही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। सुरक्षा परिषद की स्थायी परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है, जबकि किस निकाय की सदस्य में बहुत वृद्धि हुई है? अगर देखा जाए तो ट्रस्टीशिप काउंसिल में हुई है, महासभा में हुई है, सचिवालय में हुई है, न्यायालय में हुई है। तो महासभा के अंदर बहुत सारे देश यानी 193 देश के आसपास इसमें देश मिलेंगे महासभा के अंदर, जबकि हम देखते हैं सुरक्षा परिषद के अंदर आज भी 15 देश हैं, और 15 में से 10 ऐसे हैं जो टेम्पररी हैं और 5 ऐसे हैं जो परमानेंट हैं, ठीक बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, महासभा का तर्क है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार करने से क्या होगा? भारत का तर्क है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार करने से क्या होगा? क्या केवल सैन्य शक्ति बढ़ेगी? क्या वे अपने प्रतिनिधि मूलक बनेगी? क्या अधिक प्रतिनिधि मूलक बनेगी? महासभा कमजोर होगी, या केवल विकसित देशों का फायदा होगा? तो शायद आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अधिक प्रतिनिधि मूलक, यानी इसका मतलब होगा अधिक प्रतिनिधि जुड़ेंगे तो प्रतिनिधिक मूलक सदस्य क्या कहते हैं एक ऐसे अंग बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में किस रूप में शामिल होना चाहता है? स्थायी सदस्य के तौर पे वे जुड़ना चाहता है, भारत की ये मंशा है। भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाने का अधिक विरोध कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका जो पड़ोसी देश चीन है वो सबसे ज़्यादा विरोध करता है, और उसके बाद पाकिस्तान और चीन दोनों ही विरोधी हैं भारत का क्या कहते हैं यूएन भारत के सुरक्षा परिषद के अंदर परमानेंट सदस्य बनने के। कुछ देश भारत को स्थायी सदस्यता को लेकर क्यों चिंतित हैं? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, पहला ऑप्शन।
दूसरा ऑप्शन, क्या वो भारत परमाणु हथियार रखता है इसलिए देखते हैं, भारत महासभा का हिस्सा नहीं है इसलिए, या भारत के पास सेना नहीं है इसलिए। अगर देखा जाए तो भारत के पास परमाणु हथियार है। अगर ये जुड़ जाएगा तो जो देश हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, तो उन्हें ये खतरा है कि कहीं ये भारत जो है और ताकतवर ना हो जाए। ठीक है। कुछ देश का मानना है कि भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा क्योंकि उसकी आबादी कम है। ये तो गलत ही ऑप्शन है भाई, आबादी तो भारत की नंबर 1 पर है। अगर देखा जाए तो यूएन के हिसाब से और भारत के हिसाब से तो नंबर 2 पे है। पाकिस्तान के साथ संबंध तनावपूर्ण है, ये कारण है कि अप्रभावी रहेगा क्या यूएन के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। उसकी क्या वह लोकतांत्रिक देश नहीं है, तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान के साथ संबंध तनावपूर्ण है। विरोधी देशों का तर्क है कि पाकिस्तान से मतभेदों के कारण भारत प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाएगा, केवल अपनी हितों को पूरा करने में लगा रहेगा। तो वास्तविक राजनीति नहीं हो पाएगी, ऐसा विरोधी हैं उनका मानना है। भारत के अलावा किन देशों को स्थायी सदस्यता की मांग की गई है? ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, या तुर्की, ग्रीस, मिस्र या इराक। इसका सही आंसर होगा ए। मैंने जब अपनी लॉन्ग वीडियो पढ़ा रहा था कई बार इन देशों का नाम मैंने जिक्र करा है अपनी लॉन्ग वीडियो के अंदर। प्लीज़ जाकर मेरे जो भी यूएन के जितने भी लेक्चर है उसमें मैंने ये सब चीज़ें कवर कर रखी हैं, आप उसे देखोगे तो और डिटेल में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ देशों का मानना है कि अगर विस्तार होता है तो किस महाद्वीप को विशेष रूप से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? क्या यूरोप को मिलना चाहिए, क्या एशिया को मिलना चाहिए, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को मिलना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को मिलना चाहिए? अगर देखा जाए तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यहाँ पर ये है कि यानी व्याख्या, सुरक्षा परिषद में अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। एशिया में से आपको चीन दिख जाएगा, है ना। यूरोप में से तो ब्रिटेन और फ्रांस है ही हैं, अमेरिका में से अमेरिका है ही है, और रशिया ऊपर है, चीन से एशिया आ जाता है, परंतु अफ्रीका से कोई भी परमानेंट सीट में नहीं है। तो यहाँ पे परमानेंट सीटों की बात चल रही है कि किसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो एक तो है सुरक्षा क्या कहते हैं अफ्रीका, और दूसरा है साउथ अमेरिका। भारत संयुक्त राष्ट्र सुधारों को किस दृष्टिकोण से देखता है? ये फिर से क्वेश्चन घुमा फिरा के वही है, परंतु आपको समझ में आना चाहिए। क्या महत्वहीन है भारत? नहीं। अपनी भूमिका को बढ़ाने का अवसर देखता है? बिल्कुल हाँ। खर्च का बोझ है? नहीं। पश्चिमी देशों का नियंत्रण है? नहीं। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का मानना है कि शांति और सुरक्षा बनाए रखने की पूर्व शर्त क्या है? सैन्य गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विकास या औद्योगिक क्रांति? सही आंसर होगा विकास। विकास से ही आप देखते हैं शांति और सुरक्षा बनाई जा सकती है, यही इसकी पहली शर्त है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत को स्थायी सदस्यता से रोकने वाले देशों का कारण यह भी है कि भारत महासभा का हिस्सा नहीं है। ये भी पहला कारण माना जाता है क्या? क्या भारत की आबादी बहुत कम है? ये तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या भारत पहले औपनिवेशिक रहा है? क्या ये कारण है? क्या अन्य उभरते देशों का साथ शामिल करना पड़ेगा? तो अन्य उभरते देशों को भी साथ शामिल करना पड़ेगा। भारत को स्थायी सदस्य रोकने वाले देशों का कारण यह भी है, यह इसका सही आंसर होगा, आंसर बी। अन्य उभरते देशों को भी साथ शामिल करना पड़ेगा। व्याख्या क्या है? कई देश कहते हैं कि अगर भारत शामिल होगा तो ब्राज़ील, जर्मनी जैसे देश, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी जैसे देशों को भी शामिल करना पड़ेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने है, और क्या है? मौजूदा सुरक्षा परिषद में किस महादेश का प्रतिनिधित्व नहीं है? देखा जाए तो अफ्रीका का नहीं है और दक्षिण अमेरिका का नहीं है। ऑप्शन बी ओडी इसका सही आंसर होगा। भारत क्यों मानता है कि यूएनएससी को अधिक प्रतिनिधिमूलक बनना चाहिए? क्योंकि अभी भी इसके अंदर परमानेंट 5 के अंदर 5 ही देश हैं जब से ये बना है आज तक। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसे किस तरह से देखेंगे हम कि ताकि केवल शक्तिशाली देशों का प्रभुत्व बना रहे, केवल ताकि अधिक देशों का समर्थक रहे, ताकि महासभा कमजोर हो जाए, या ताकि यूएन का अस्तित्व खत्म हो जाए। ये होगा इसका आंसर बी, ताकि अधिक देशों का समर्थन मिल सके। भारत कहता है कि प्रतिनिधित्व बढ़ने से यूएनएससी की वैधता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत दोनों ही होगी। भारत किस अधिकार के साथ स्थायी सदस्यता चाहता है?
क्या वो वित्तीय अधिकार के साथ, वीटो अधिकार के साथ, महासभा में अध्यक्षता के साथ या सचिवालय के साथ? तो सही आंसर होगा आंसर बी कि वो वीटो अधिकार चाहता है परमानेंट सदस्य देशों के अंदर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पाकिस्तान भारत को स्थायी सदस्यता का विरोध क्यों करता है? पाकिस्तान को डर है क्योंकि अगर भारत बन जाएगा तो क्या वो भारत का लोकतांत्रिक देश नहीं है, क्या भारत की जनसंख्या कम है, भारत पाकिस्तान संबंध खराब है। ये एक कारण है कि भारत पाकिस्तान का संबंध खराब है, इसलिए पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि भारत को स्थायी सदस्यता मिले। कहाँ पर? यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का दृष्टिकोण सुधारों पर क्या है? सुधार नहीं करना चाहता भारत क्या? बिल्कुल चाहता है भारत सुधार हो। सुधार आवश्यक है? बिल्कुल है। सुधार केवल पश्चिमी देशों के लिए हो? नहीं, सभी के लिए होनी चाहिए। सुधार में भारत को कोई लाभ नहीं है, ये भी गलत, सभी को लाभ होगा। तो सुधार आवश्यक है, इसलिए भारत का दृष्टिकोण सुधारों को लेकर है। क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी है इस सीरीज, इस क्या कहते हैं वीडियो का। भारत की भूमिका को लेकर विरोध करने वाले देश सबसे अधिक चिंता किस बात को लेकर है? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर है, इस बात को लेकर चिंता है। भारत की परमाणु शक्ति और क्षेत्रीय विवाद बने हुए हैं, या भारत महासभा का सदस्य नहीं है, भारत का लोकतंत्र असफल है। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 20 का आंसर होगा ऑप्शन बी। ये भारत की परमाणु शक्ति और क्षेत्रीय विवादों से संबंधित है, इसलिए भारत को सुरक्षा परिषद में सदस्य नहीं बनना देना चाहते। तो ये अभय क्लास चैनल की तरफ से ये वीडियो बनाई गई थी। मेरा नाम अभय कुमार है। अभी तक आप ये वीडियो देख चुके हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक पहुँचाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।